बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मुझे देखते हैं फेसबुक पे ताबिश शौकत, यूट्यूब के ऊपर सस्ती दवाई और टिकटॉक के ऊपर सस्ती दवाई। ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आपने अपनी रेगुलर रूटीन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखी होंगी जो कि हर बंदा फेस करता है। उनमें से एक मसले का नाम है कब्ज़ का रहना। अब कब्ज़ को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अगर वो परमानेंट है या ज़्यादा देर तक उनको कब्ज़ रहती है, उन्हें दायमी कब्ज़ का मसला होता है, और कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है जो कि अगर ठीक हो जाए तो फिर पेशेंट जो होता है वो ठीक हो जाता है। असल में इसमें आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो ये, अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, उसूल तो ये है 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम ही आपको बड़ा पेशाब आना चाहिए, यानी कि डेफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये अमल हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो आंतड़ियों की रफ्तार है वो कब्ज़ वाली नहीं है, आपको कब्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर इससे दूसरी कंडीशन में मैं लेके जाऊँ, अगर एक ऐसा बंदा है जिसको हफ्ते में 4 दफ़ा बड़ा पेशाब आता है, तो ये भी कुछ समझने की बात है, लेकिन हार्ड स्टूल ना हो, सख्त ना हो उसे बड़ा पेशाब, ठीक है, ये भी बात समझने की है, बशर्ते ये कि उसको कोई जिगर का मसला ना हो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। वो हफ्ते में 4 दफ़ा वाला वैसे नॉर्मल नहीं है, लेकिन गुजारा हो सकता है। आपको उसके बाद 2 तरह के लफ्ज़ याद रखने हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जिसको कब्ज़ है और एक ऐसा बंदा जिसको कब्ज़ नहीं है, दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? जो कब्ज़ वाला बंदा होता है ना, उसको बड़ा पेशाब जो होता है वो सख्त आएगा, ठीक है, सूखा हुआ आएगा और दर्द के साथ आएगा, जिसे हम कहते हैं ड्राई, हार्ड और पेनफुल। अगर इसी के मुकाबले दूसरा बंदा है जिसको कब्ज़ नहीं होती, ठीक है, उसको आएगा सॉफ्ट, लुब्रिकेट और इजी, ठीक है। ये 3 वर्ड आपने समझना है, यानी कि उसको नरम आएगा, आसानी से आएगा और दर्द के बगैर आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बंदा है। अगर ऐसा बंदा जो नॉर्मल नहीं है, उसको कब्ज़ का मसला है, तो वो मैंने आपको पहले 3 लफ्ज़ बोल के बता दिए हैं। ऐसे बंदों को क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन आपको इसमें कुछ बैकवर्ड देखना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा कि इसमें हिस्ट्री क्या है। इसमें जो मर्द है ना, वो कम कब्ज़ का शिकार होते हैं औरतों के मुकाबले में। ये हमेशा ज़्यादातर स्टार्ट होती है, या अगर दायमी कब्ज़ होगी तो वो 18 से 20 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। अगर कब्ज़ प्रॉपरली होना शुरू होगी तो उसकी एज फैक्टर हमेशा 50 साल से ऊपर है। ये 2 वजह है। आपको इसमें कुछ ऐसी वजूहात जानने की ज़रूरत है जिसकी वजह से लोगों को कब्ज़ होती है। उन वजूहात को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमेशा एक बात याद रखिए, जो लाइफस्टाइल है वही इंसान के कब्ज़ की वजह बनता है या नहीं बनता। जैसे कि एक ऐसा बंदा है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हाई फाइबर डाइट लेता है, फाइबर आपने सर्च करना आपको पता चल जाएगा, और हाई फ्लूइड इनटेक करता है, यानी कि पानी की मिकदार अपनी बॉडी में पूरी रखता है। इस बंदे को कब्ज़ के मसाइल कम होंगे, नॉर्मल रहेगा। लेकिन ऐसा बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता, फाइबर की मिकदार कम लेता है और पानी, ठीक है, कम पीता है, उसको कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक खाते हैं, जिस तरह ट्रामाडोल वगैरह है, ठीक है, इनको खाते हैं। कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग हैं जो पेशाब आवर अद्वियात लेते हैं, इनको भी कब्ज़ के मसाइल का सामना रहता है। और ऐसी औरतें, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट लेती हैं, उनको भी कब्ज़ के मसाइल का सामना रहता है। और ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी में जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है, इनको भी कब्ज़ के मसाइल का सामना रहता है। अगर इस तरह और चलते जाए, कुछ सिस्टेमिक डिसऑर्डर आते हैं जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि आंतड़ियों की एक बीमारी है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को भी कब्ज़ के मसाइल का सामना रहता है। ये थे कुछ वजूहात जिन्हें हम काज़िज़ कहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 तरह से हमेशा अमल करना पड़ता है। एक वो तरीका है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है,
ऐसा तरीका है जिसमें अद्वियात का इस्तेमाल ना करें तो आप ठीक हो सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें अद्वियात का इस्तेमाल होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अद्वियात के बगैर अपने आप को कब्ज़ से आप कैसे बेहतर रख सकते हैं। जब आपकी कब्ज़ ठीक हो तो आपको हाई फ्लूइड इनटेक करना है, यानी कि पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है। आपको फ़ाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है। फ़ाइबर डाइट मैं सारी दिखा देता हूँ। आपने इसकी मिकदार हमेशा क्या करनी है, ज़्यादा लेनी है, हाई फाइबर डाइट। आपने वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और ये थी कुछ ऐसे। और एक बात याद रखिए, अपने आप को प्रॉपर टाइम देना पेशाब करने का। अगर आपको ऐसी सेंसेस नहीं भी हैं तो थोड़ा टाइम दें वाशरूम के अंदर जाके, ताकि आपकी एक रेगुलर रूटीन बन सके। ये थी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम अद्वियात के बगैर बेहतर रख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे तरीक़ेकार आते हैं जिसमें कब्ज़ को हम बेहतर कर सकते हैं दवाइयों के ज़रिए, ठीक है। उनमें जो पहला अमल है उसे हम कहते हैं, एक मैं वर्ड बोलूँगा वो मैं आपको पहले समझा लूँ, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं ऐसी मतलब कि अद्वियात या ऐसी अशिया जो हमारे जिस्म के अंदर जाके कब्ज़ को ठीक करने में मदद देते हैं, उसे हम कहते हैं हमेशा लैक्सेटिव, ठीक है। ये वर्ड आपने याद रखना है। पहला जो तरीके अमल है उसे हम कहते हैं बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव। अब ये जो बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव है, इनमें कुछ दो तरह के प्रोडक्ट आती हैं, जिनमें एक वर्ड है एस्पगोला हस्क, जिसे हम कहते हैं छिलका। अब ये जो छिलका है इसकी क्वालिटी है वो ये कि जब आप इसे डायरिया में देते हैं तभी भी काम करता है, और जब हम इसे कॉन्स्टिपेशन में देते हैं तब भी काम करता है। अब बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव का मतलब क्या है? बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनमें अगर पानी की मिकदार डाली जाए ना, वो अपना साइज़ को बढ़ा लेते हैं। जिस तरह छिलका थोड़ा सा डालें ज़्यादा हो जाता है, ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव। तो पहला तरीका है इसमें एस्पगोला हस्क यानी कि छिलके की मिकदार देना, ठीक है। और दूसरा एक प्रोडक्ट आती है, पाकिस्तान में शायद ना मिले आपको, उसमें फार्मूला है मिथाइल सेलुलोज, और उस मिथाइल सेलुलोज की एक प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं सिट्रोसेल। अगर आपको ये मिलती है तो ये एक बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव है और कब्ज़ की अलामात को दूर करने में मदद देती है। इसके बाद अगर आप चलें तो दूसरा जो तरीक़े अमल है उसे हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। अब ये ऐसे हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होते हैं, इनका काम है आंतड़ियों में पानी की मिकदार ज़्यादा करना। अब जब ये आंतड़ियों में पानी की मिकदार ज़्यादा करते हैं, जो हार्डनेस होती है स्टूल की, बड़े पेशाब की, वो सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से पास हो सकता है, ठीक है। उनमें आती हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक साशे में आता है जिसे मोवकोल साशे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसरीन स्पोस्ट्रेज, कभी आपने बत्तियाँ देखी हैं, बड़े पेशाब की जगह से अंदर भेजते हैं, ठीक है, ताकि कब्ज़ की अलामात को बेहतर किया जा सके। स्पोजिट्रीज़ ये दो तरह की आती हैं, बच्चों की और बड़ों की। ये माएँ ज़्यादातर घर बच्चों में इस्तेमाल करते हैं जिनको दूध पीने की वजह से, ठीक है, कब्ज़ के मिसाल का सामना रहता है। अच्छा, और इसके बाद एक प्रोडक्ट आती है जो कि असल में एक शुगर है और उसको मॉडिफाई किया गया है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मेरे ख्याल से छिलके के बाद प्रायोरिटी बेस पे ये इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं लैक्टुलोज। अब ये जो लैक्टुलोज है डिफरेंट प्रोडक्ट में आता है, जिसमें डोफालैक सिरप आता है, लाइलैक सिरप आता है, ये इस्तेमाल होता है। इन्हें हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तीसरा जो है वो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का मतलब क्या है कि ये आंतड़ियों के जो मसल होते हैं ना, ठीक है, इनकी रफ्तार को बेहतर करता है, इनकी रफ्तार को बढ़ाता है। अगर आंतड़ियों की मसल की रफ्तार बढ़ेगी तो कब्ज़ के मिसाल से हम बाहर निकल सकते हैं। उनमें कुछ फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं बिसैकोडाइल, आप इसे लाजमी सर्च करें, ठीक है। एक फार्मूला आता है उसे हम कहते हैं सोडियम पिकोसल्फेट। अभी जो सोडियम पिकोसल्फेट है ये प्रोडक्ट में आता है, लेक्सोबिरोन आपने सुना होगा, सिकिलेक्स सुना होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट आती हैं। एक और हर्बल प्रोडक्ट आती है जिसे हम सेनोसाइड्स कहते हैं। ये सेनोसाइड सेना असल में होता है, ये आंतड़ियों की जो मसल होते हैं उनकी हरकत को तेज़ करता है, जिसकी वजह से बड़ा पेशाब ठीक होने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। और अगर आप उससे आगे चलें तो हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आती हैं जिन्हें हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव। अब ये जो लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव है इनको आपको समझने की ज़रूरत है। लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव हम एक वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं मिनरल ऑयल।
अब ये जो मिनरल ऑयल है ये एक दूसरे लफ्ज़ से पहचाना जाता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड पैराफिन। अब लिक्विड पैराफिन जो है ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, और कैस्टर ऑयल ये भी आसानी से अवेलेबल होता है। ये पेशाब, बड़े पेशाब के ज़रिए भी के रास्ते से भी एंटर किया जाता है और ओरली भी दिया जाता है। ठीक है। एक और लैक्सेटिव की टाइप है जिसे हम कहते हैं इमोलिएंट लैक्सेटिव। ये इमोलिएंट लैक्सेटिव क्या होते हैं? एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूसेट। अब ये डॉक्यूसेट है ये असल में ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कब्ज़ ठीक करने के लिए। इसमें प्रोडक्ट आती है डॉक्यूसेट कैल्शियम और डॉक्यूसेट सोडियम। ये है इमोलिएंट लैक्सेटिव। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको 5 तरह की टाइप समझ लगी हैं। बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव जिसमें इस्पगोला हस्क आता है। बल्क फार्मिंग में आपके पास आता है मिथाइल सेलुलोज। हाइपरऑस्मोटिक में डिफरेंट तरह की टाइप आती हैं जिसमें मैंने आपको बताई। हाइपरऑस्मोटिक में मैंने आपको, उसके बाद आपको मैंने बताई कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास इमोलिएंट लैक्सेटिव और लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव क्या होते हैं। तो आप इस पे अमल करके अपने कब्ज़ की अलामात को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ को बेहतर करने का तरीका। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसी तरह पूरी वीडियो देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और मेरी डिफरेंट वेबसाइट पे विज़िट करते रहें। आपका शुक्रिया।